हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 के लिए साइंस के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है चेंजेज अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसी के बारे में आज हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज ए चेंज, यानी कि परिवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, परिवर्तन कितने टाइप्स के होते हैं, परिवर्तन के क्या कारण हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में जानेंगे कि मोमबत्ती का जो जलना है वो आपका फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, या फिर यहाँ पे आपका ये दोनों चेंज देखने को मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और हम आपको बता दें ये वाला जो चैप्टर है आपका वो क्लास 7 में भी पढ़ना है। ठीक है, क्लास 7 में भी पढ़ना है, बस उसमें कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा दे रखी है, थोड़ा सा एडवांस करके जो है वो दे रखी है। तो इसी कारण से अगर आज आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि क्लास 7 का भी जो है ये चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसका 80 से 90% जो है आपका 80 से 90% कंटेंट आपको पहले से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ वहाँ पे भी आपको दिखाई देने वाला है। तो देखिए चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है, किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु पहली जैसी ना रहकर भिन्न रूप ले लेती है, यानी कि कोई दूसरा रूप ले लेती है, तो उसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं, यानी कि चेंजेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि जब कोई वस्तु या पदार्थ अपनी मूल अवस्था या रूप से बदल जाता है। ठीक है, परिवर्तन जो सामान्यतः देखने को मिलता है वो किसी वस्तु या पदार्थ के आकार में, रूप में या अवस्था में जो है वो होता है। तो समझ में आ गया कि परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि अपनी मूल अवस्था से कोई और अवस्था में बदल जाना। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना, कागज से आप लोग जहाज बनाते हैं, ठीक है, मेढक वगैरह बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या हुआ, उसके आकृति में परिवर्तन हुआ, तो ये भी एक तरह से परिवर्तन है। मनुष्य की वृद्धि आकार में परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, मनुष्य का जो हाइट है वो भी बढ़ते रहता है, तो वो भी क्या एक तरह से परिवर्तन है। परिवर्तन किसी भी समय और कहीं भी हो सकता है, मौसम में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। चेंजेस जो है आपका, चेंज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ परिवर्तन उल्टे हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं, यानी कि कुछ परिवर्तन क्या होता है, रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, और कुछ परिवर्तन जो है आपका रिवर्सिबल नहीं हो सकता। परिवर्तन किसी पदार्थ को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ से मिलाने से भी हो सकता है। जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उससे भी कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिल सकता है, चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक जानकारी है। अब टाइप ऑफ चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आप जो वो किसी के स्थिति में भी परिवर्तन देख सकते हैं, रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, किसी चीज़ के आकृति में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जैसे कि चांद का आकार, आपका साइज इसका जो वो छोटा बड़ा होते रहता है, किसी के साइज में देखने को मिल सकता है परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि जर्मिनेटिंग सीड आपने देखा होगा, अंकुरित बीज का आकार जो है वो बढ़ते रहता है। तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जैसे कि पानी का गर्म या ठंडा होने पर रूप बदल लेना, लोहे का जंग लगना, यहाँ पे भी आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये सब जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो एक्चुअल टाइप्स हैं जो आपके एनसीईआरटी किताब में पढ़ना है आपके सिलेबस में, वो यहाँ है 5 टाइप्स के। ठीक है, और मुख्यतः कहा जाए तो ये चारों टाइप्स ये मुख्य होते हैं, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका एक तरह से एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिवर्सिबल चेंज क्या है। इसको हिंदी में उत्क्रमणीय परिवर्तन या फिर पुनरावर्ती परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आपके लिए एक सजेशन है कि आप इसका नाम इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो इंग्लिश में यही वाला देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल चेंज, और हिंदी में आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, दूसरा जो चेंज है वो है आपका इरिवर्सिबल चेंज और हिंदी में अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तीसरा है आपका केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन जिसको हिंदी में कहते हैं,
और चौथा है आपका फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि विस्तार और संकुचन भी देखने को आपको मिलता है। वन बाय वन इन पांचों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी चीज़ें आपको उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझाई जाएगी और यहाँ से आपको प्रत्येक साल एक सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए रिवर्सिबल चेंज क्या है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। ठीक है, देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। तो बर्फ है आपका सॉलिड। ठीक है, बर्फ आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में होता है। अब जब ये पिघल गया तो पिघल के क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी में बदल जाएगा और पानी क्या है आपका, द्रव अवस्था है। अब ये जो पानी में बदला तो क्या पानी से हम लोग फिर इसको बर्फ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यानी कि ये चीज जो है वापस अपनी अवस्था में आ सकता है। इसका जो पहली जो अवस्था थी वो थी बर्फ यानी कि सॉलिड अवस्था। अब ये पिघल के पानी में बदल गया, कोई और अवस्था में चला गया, लेकिन पानी तो वापस बर्फ बन सकता है ना, यानी कि ये अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज यानी कि प्रतिवर्ती परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, केवल भौतिक अवस्था बदलती है, यानी कि इसका जो केवल अवस्था बदला, यानी कि पहले सॉलिड था उसके बाद लिक्विड हुआ और लिक्विड वापस सॉलिड में आ सकता है। तो इसमें केवल भौतिक अवस्था बदलती है, कोई नया पदार्थ यहाँ पे नहीं बना। यहाँ पे भी पानी था, यहाँ पे भी पानी था, बस यहाँ पे जो पानी था वो आपका सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पे जो पानी है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो केवल यहाँ पे अवस्था बदलती है, कोई भी नया चीज़ नहीं बदलता। मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एग्जाम्पल है। पानी का वाष्प में बदलना ये भी एग्जाम्पल है। ये जो पानी है ये वाष्प में बदल जा रहा है, इस वाष्प को अगर आप जमा कीजिएगा, संघनित कीजिएगा तो ये वापस पानी में बदल जाएगा। ठीक है, गुब्बारे में हवा भरना, अब हवा को निकाल दीजिएगा तो गुब्बारे वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो ये सब आपका क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। दूसरा जो टाइप है वो है आपका इरिवर्सिबल चेंज यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज का वो जस्ट उल्टा है, यानी कि इसमें जो है सब्सटेंस जो था, पदार्थ जो था वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता था। अब इसमें क्या करेगा कि पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आएगा। जैसे कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता। एक नया पदार्थ बनता है जो उपयोगी भी हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है और ये उपयोगी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फलों का पकना, अब देखिए कच्चा फल है वो पक गया, तो क्या पका हुआ फल से फिर कच्चा फल वापस बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ये अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। फूलों का खिलना, फूल का कली था, अब कली खिल के जो है यहाँ पे फूल बन गया, तो क्या फूल वापस कली बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, कागज था जल के राख बन गया, तो क्या राख को पुनः कागज बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ये अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब देखिए तीसरा, फिजिकल चेंज क्या है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है कि कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनेगा और ये रिवर्सिबल चेंज की तरह होता है। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, वही सब चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, केवल अवस्था में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, रंग रूप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मोम का पिघलना, अब ये जो मोम है, ठीक है, जो कैंडल है वो पिघल गया। अब पिघलता है तो ये नीचे जो है वो सारा पिघला हुआ चीज रह जाता है। ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो नीचे रह सकता है और ये जो नीचे जो मटेरियल रह गया है ये वापस इसको अगर आप जमा करके कैंडल बनाने का प्रयास कीजिएगा तो फिर से वो कैंडल बन जाता है। ठीक है, बच्चे के टाइम जो है वो लोग क्या करते थे, जब बच्चे रहते हैं तो बच्चे जो वो इसके साथ खेलते हैं और फिर से जो वो जमा करके इसको जो है वो कैंडल बनाते हैं। खास करके अब दिवाली आने वाला है तो दिवाली के टाइम बच्चे ये सब काम जो है वो किया करते थे। आज के टाइम पे भी ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरह से फिजिकल चेंज है। सेम है आपका बर्फ का पिघलना। बर्फ था जो कि सॉलिड अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, ये पिघल के आपका पानी बन गया यानी कि लिक्विड अवस्था में बन गया। ठीक है, अब ये पानी को फिर से बर्फ में बनाया जा सकता है। तो एक तरह से ये रिवर्सिबल चेंज भी है और ये फिजिकल चेंज भी है। क्रशिंग एक केन, एक डिब्बा है, ठीक है,
डिब्बा को अगर दबा दिया जाता है तो वापस डिब्बा अपने शेप में आ सकता है। बैलून वाला केस भी इसमें आ सकता है कि हवा भरा हुआ बैलून, हवा निकाल दीजिएगा, बैलून अपने अवस्था में आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ आपका नहीं बनता है, जो पहले था वही चीज़ बाद में भी रहता है, बस उसका शेप, रंग रूप वगैरह में चेंज आपको देखने को मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या है, आपका नया पदार्थ बनता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस का जो है फॉर्मेशन होता है। अब ये जो केमिकल चेंज है वो आपका इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। अब लोहा अगर एक बार जंग लग गया तो क्या वापस उसको उसके पुनः स्टार्टिंग वाला स्टेटस पे लाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये आपका लोहा है, अब ये जंग लग गया तो क्या ये जंग लगा हुआ लोहा से वापस सेम टू सेम इस टाइप का बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं बनाया जा सकता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना, या फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल आप समझ लीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, यानी कि पेपर का जलना। अब कागज़ है वो जल के पूरा राख बन गया, तो राख से वापस तो कागज़ नहीं बनाया जा सकता है ना। तो कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल जिसके नाम पे आपका बर्निंग वर्ड आ गया, जलना वाला वर्ड, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है वो केमिकल चेंज है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि देखिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तब जाके वो चीज़ जलता है। ठीक है, तो बर्निंग वाला वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाएगा आप उसको यहाँ पे केमिकल चेंज मान लीजिएगा, वो आपका 100% सटीक होगा। ठीक है, अब है नया जो टॉपिक है, टर्म है, वो है आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि प्रसारण और संकुचन। कुछ पदार्थ क्या होते हैं, गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव और गैसों में प्रसारण और संकुचन की मात्रा अलग अलग होती है। सॉलिड्स में जो है प्रसारण सबसे कम देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन सबसे कम देखने को मिलती है, द्रव में मॉडरेट यानी कि मध्यम देखने को मिलती है दोनों चीज़, और गैसेस में सबसे ज़्यादा प्रसारण देखने को मिलता है, यानी कि गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा फैलती है और सबसे ज़्यादा जो है वो गैसों को संकुचित किया जाता है। आपने देखा होगा कि घर पे जो एलपीजी आता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो एक्चुअली क्या है, एक तरह से गैस है, लेकिन उसको इतना कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इतना उसको कॉम्प्रेस्ड किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड जो है, या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, वो आपका गैसेस में देखने को मिलता है। सॉलिड को सबसे कम संकुचित किया जा सकता है, सबसे कम कंप्रेस्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो है टेबल याद रखिएगा, काम का जानकारी है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए ताकि और भी अच्छे से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसको गर्म करने पर वो चीज़ें फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। अब एग्जाम्पल देखिए, बैलगाड़ी के पहियों पर लोहे के छल्ले चढ़ाना। ये आपका बैलगाड़ी है, इसके ऊपर लोहे का जो है वो एक छल्ला, एक रिंग चढ़ाया जाता है। अब ये जो रिंग है वो कैसे चढ़ाया जाता है, लोहे के छल्ले लकड़ी के पहिए से थोड़े से छोटे बनाए जाते हैं। ये जो लकड़ी का पहिया है ना, इससे लोहे के जो छल्ले थे, रिंग, वो थोड़ा सा छोटे बनाए जाते हैं। अब क्या होता है कि लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है ताकि वह फैलकर पहिए पर फिट हो सके। ठीक है, अब लोहा को जो है गर्म करेंगे तो लोहा फैलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पदार्थ जो है वो गर्म करने पर फैलते हैं। तो लोहा को भी अगर गर्म किया जाए तो ये फैलता है, और जब ये फैलेगा तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा। अब जब आकार बड़ा हो जाता है तो इसको इस लकड़ी के ऊपर जो है, लकड़ी के पहिए के ऊपर बैठा दिया जाता है ताकि ये फिट हो जाए, और फिर इसके ऊपर पानी दे दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, जिससे ये वापस सिकुड़ जाता है और ये आप वापस जो अपने शेप में आ जाता है, और इस तरह से पहिए के ऊपर जो है वो लोहा जो है वो फिट हो जाता है। When it cools down, it contracts and fits tightly. ठंडा होने पर वह सिकुड़कर पहिए पर कसकर फिट हो जाता है। प्रसारण और संकुचन का उपयोग सही फिटिंग में किया जाता है। ये चीज़ हो गया। दूसरा एग्जाम्पल विद्युत वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। आपने देखा होगा इस टाइप्स के पोल, ठीक है, इस टाइप्स के पोल के बीचों में जो यहाँ पे वायर होते हैं, तार होते हैं, ये ढीला रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये दोनों के बीच जो
तार खींचे जाते हैं वो ढीले होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये पूरा सीधा क्यों नहीं होता है, ढीला ही क्यों होता है? दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह छोड़ा जाता है, ढीला कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसके पीछे एक वैज्ञानिक रीजन है कि गर्म होने पर पदार्थ जो है वो क्या होते हैं, फैलते हैं, और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि विद्युत तार जो है वो गर्मी पे फैलेंगे और सर्दी में सिकुड़ते हैं। इसी कारण तारों को खंभों के बीच थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया जाता है कि मान लीजिए कि ठंडा का दिन है और उसमें अगर सिकुड़ गया, जैसे पूरा टाइट अगर रस्सी डाल दिया जाए, पूरा टाइट अगर वायर यहाँ पे लगा दिया जाए और ठंडा के टाइम आएगा और अगर ये सिकुड़ जाएगा तो ये टूट जा सकता है ना। तो इसी कारण से थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो ढीला छोड़ दिया जाता है ताकि ठंडा के दिन वो सिकुड़े भी तो इसके पास पर्याप्त जो है वो वायर रहे, तैयार रहे। इस कारण से ये जो है वो ढीला रहता है। तो इसके पीछे जो है वो वैज्ञानिक रीजन है। तो यह संकुचन के समय तारों को टूटने से बचाता है। ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया आपको। रेलवे ट्रैक में भी आपने देखा होगा कि जब दो पटरी होता है ना, तो दो पटरी जोड़ा जाता है तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, जगह छोड़ा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जगह छोड़ा गया है क्योंकि गर्मी होने पे जो वो ये क्या होगा, फैलेगा। अब गर्मी के दिनों में जब ये फैलेगा तो ये फैल के यहाँ हो जाएगा, ये फैल के यहाँ हो जाएगा, दोनों जो है वो आपस में टकरा सकता है और यहाँ पे नुकसान वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये पहिया, ये जो ट्रैक है वो इधर उधर हो सकता है, अपना जो लोकेशन है वो चेंज कर सकता है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसी कारण से इसके बीच जो है वो कुछ थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी दिन में अगर ये फैलेगा तो इसके पास पर्याप्त जगह होगा और ये डिसलोकेट नहीं होगा, अपनी जगह से जो वो नहीं हटेगा। तो गर्मियों में रेल की पटरियां फैलती हैं और सर्दियों में सिकुड़ती हैं, इसलिए पटरियों के बीच छोटे अंतर, गैप यानी कि छोड़ दिए जाते हैं। इससे पटरियां मुड़ने या टूटने से बचती है। और अगर वही बात है यहाँ पे गैप नहीं छोड़ेगा, पूरा सटा दिया जाएगा और गर्मी दिन में अगर ये फैलेगा तो ये वही बात है, मुड़ जाएगा, ये टूट सकता है। तो इन सब घटनाओं से बचाने के लिए जो है वो यहाँ पे बीच में आपको जगह छोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए परिवर्तन के क्या कारण है। अगर कोई चीज़ में परिवर्तन होता है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है। तो पहला चीज़ है बल। इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो है बल, यानी कि फोर्स। बल वस्तु की गति, आकार या स्थिति में परिवर्तन ला सकता है और जब फोर्स वाला चैप्टर हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि बल के कारण क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो बल वस्तु की गति, आकार या स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। कहने का मतलब है किसी चीज़ पे अगर आप फोर्स डालिएगा तो उसका शेप वगैरह जो है वो जाहिर सी बात है चेंज होगा। जब कुम्हार मिट्टी पर बल लगाता है तो उसे आकार देता है, आकार एक निश्चित आकार में जो वो ढल जाता है। जब सुनार सोने पर हथौड़ी मारता है तो वो आभूषण बनता है। तो इससे क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुम्हार मिट्टी से क्या हो रहा है, मिट्टी का शेप को चेंज कर रहा है, तो शेप में तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सोना पे हथौड़ी जब मारता है सुनार तो वहाँ से आभूषण बन जाता है, तो ये भी परिवर्तन है एक तरह से। टेम्परेचर ये भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है परिवर्तन के लिए। तापमान में परिवर्तन से भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। कमरे के तापमान पर बर्फ पानी में बदल जाता है। बर्फ है उसको गर्मी पे रख दीजिएगा गर्म वातावरण में, वो तो पिघल के पानी बन जाएगा, तो वो भी एक तरह से परिवर्तन है। मोमबत्ती जलने पर ताप के कारण मोम पिघलता है। मोमबत्ती जलाते हैं तो वो गर्मी के कारण मोम पिघलने लगता है, ये भी एक तरह से परिवर्तन है। तो टेम्परेचर के कारण भी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है, बल के कारण भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है आपका मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल। और सवाल ये है कि क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो देखिए मोमबत्ती का जो जलना है वो आपका भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल आपका इसमें जो है वो दोनों तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जानते हैं फिजिकल चेंज कैसे है, भौतिक परिवर्तन कैसे कहा जाएगा। जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी मोम पिघलकर द्रव मोम में बदल जाती है। ठीक है, मोम पहले क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और ये पिघल के क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चल जाता है, लिक्विड वैक्स में बदल जाता है। अब ये जो लिक्विड वैक्स है इसको अगर फिर से ठंडा किया जाए, ठीक है, तो ये वापस सॉलिड के फॉर्म में जा सकता है। और यही वाला आप देखते होंगे बचपन में बच्चे करते हैं, लिक्विड फॉर्म में चल जाता है, वो नीचे जाके जमा हो जाता है और जब जाके धीरे धीरे वो सूख जाता है। ठीक है, और सूखने के बाद वो वापस सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, फिर से उसको जलाया जा सकता है। तो वापस ये जो है अपने
रूप में आ जाता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एक फिजिकल चेंज है। ठंडा होने पर यह द्रव मोम फिर से ठोस मोम बन जाता है। यह परिवर्तन वापस किया जा सकता है, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब जानते हैं केमिकल चेंज कैसे है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल में केमिकल चेंज कैसे कहा जाएगा। तो जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो बत्ती के पास की मोम पिघलती है और बत्ती उस द्रव मोम को सोख लेती है। आपको पता है बत्ती जो है आपका विक जो है वो उस मोम को सोखेगी। बत्ती द्वारा सोखी गई मोम लो की गर्मी से वाष्प में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि जो आग हम लोग जलाते हैं, मोमबत्ती जो जलता है उसके लो से जो है आपका फ्लेम से क्या होता है, वाष्प में बदलेगा। यह मोम जो है वाष्प हवा में जलकर हवा में जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनाती है। यहाँ नया पदार्थ बनता है, यानी कि वो क्या है, इन्वायरमेंट के जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, उससे रिएक्ट करके जो है क्या करेगा, CO2 बनाएगा, वाष्प वगैरह जो है वो बनता है। और एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है। इसी कारण से ये एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। और मैंने आपको बताया, एक तरह से टिप्स समझ लीजिएगा या ट्रिक समझ लीजिएगा, जहाँ कहीं भी आपको बर्निंग वर्ड दिखाई देगा वो केमिकल चेंज में आएगा ही आएगा। ठीक है। Also, the candle becomes shorter after burning and this cannot be reversed. इसके अलावा मोमबत्ती की लंबाई घट जाती है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इस कारण से ये रिवर्सिबल चेंज भी कहा जा सकता है। तो इस कारण से यहाँ पे आपको समझ में आया इन सभी चीज़ों से कि आपका बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो भौतिक के साथ साथ रासायनिक चेंज भी है, यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस आपको बर्निंग ऑफ कैंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ, ताकि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सभी चीज़ें का रिवीजन हो जाए और आपको और भी बेहतरीन ढंग से ये टॉपिक समझ में आए। बाकी जब हम लोग क्लास 7 में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग डिटेल में सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वहाँ पे दे रखा है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए, पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। अगर आप कंटिन्यूअस क्लासेस को कर रहे होंगे, ठीक है, साइंस की क्लासेस को, तो पिछले क्लासेस में मैंने जो है आपको क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानकारी दिया था कि क्रिस्टलाइजेशन सेपरेशन वाला जो चैप्टर था आपका, ठीक है, मैटर्स का सेपरेशन, सब्सटेंसेस का जो सेपरेशन कर रहे थे वो वाला जो चैप्टर था, वहाँ पे मैंने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, तो अगर उस क्लास को देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किसे कहते हैं। तो पूछा गया है कि क्या यह एक केमिकल चेंज है? फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ए फिजिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए केमिकल चेंज। बताना है कौन सा सत्य है। तो देखिए, क्रिस्टलाइजेशन जो है आपका केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ये आपका फिजिकल चेंज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन जो आपका फिजिकल चेंज होता है, पदार्थों के शुद्धिकरण में जो है वो इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि समुद्री पानी से नमक निकालना, चीनी के क्रिस्टल को शुद्ध करना, ये सब जो है वो आपका क्रिस्टलाइजेशन के अंतर्गत किया जाता था। तो ये आपका फिजिकल चेंज है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होता है, आपको मालूम होगा प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है उसमें ग्लूकोज के रूप में बदलता है। ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंज है, ये बात बिल्कुल सही है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फलों का जो पकना है वो आपका केमिकल चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार फल पक गया तो वापस अपनी अवस्था में तो नहीं आ सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन दे रखा है, गलत है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। तो बी और डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से भौतिक परिवर्तन के लिए सही कथन चुनिए। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक बात है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, सही बात है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित या विकसित नहीं होती है। देखिए, नहीं वाला जो वर्ड है वो गलत है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत थोड़ा सा जो है वो ऊष्मा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऊष्मा का जो है वो अवशोषण या जो है कह सकते हैं इवॉल्व जो है वो देखने को मिल सकता है। उसका जो है वो ऊष्मा जो वो निकलता हुआ कह सकते हैं उत्सर्जन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि बर्फ का पिघलना ही आप समझ लीजिए कि बर्फ कैसे पिघलता है, गर्मी के कारण। ठीक है, वातावरण में अगर गर्मी है तो वो पिघल जाएगा,
और पिघलता है तो मतलब कहने का क्या है कि वो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। तो ये आपका गलत दे रखा है, ऑप्शन 1 जो वो सही है, केवल 1 सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये आपको बताना है। मोमबत्ती का जलना, देखिए बर्निंग वर्ड आया है, केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही बात है, ये केमिकल चेंज है, नॉट पूछा है लेकिन। खाना बनाना केमिकल चेंज है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है आपका, फिजिकल चेंज है, ठीक है, सब्लिमेशन फिजिकल चेंज माना जाता है। सब्लिमेशन के बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सेपरेशन वाला चैप्टर में, कि पदार्थ जो है वो इसमें क्या होता है कि ठोस पदार्थ डायरेक्ट आपका गैस में बदल जाता है। कायदे से तो इसको लिक्विड में बदलना चाहिए था, फिर गैस में बदलना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है कि ठोस जो है वो बिना लिक्विड में बदले हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत जो है वो आपका कपूर वगैरह एग्जाम्पल में आता था, नेपथलीन बोल वगैरह जो एग्जाम्पल में आता था कि ये सब ऐसे पदार्थ थे जिसको अगर जलाया जाए तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं बिना लिक्विड में बदले हुए। बीजों का अंकुरण, तो ये वाला क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज हो गया। बीजों का अंकुरण जो है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये आपका केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो टिक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, खट्टा हो गया, इसको क्या वापस उस अवस्था में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, तो बिल्कुल ये केमिकल चेंज है। CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ड्राई आइस बनाना CO2 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। मक्खन का खट्टा होना केमिकल चेंज हो जाएगा, CC हो जाएगा। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, गर्म हो गया बाद में ठंडा किया जा सकता है ना, तो ये आपका PC हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। लोहे का चुंबीकरण, ठीक है, चुंबकीयकरण या मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, तो ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज हो गया। पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन है, आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। लोहे में जंग लग गया, क्या जंग लगा हुआ चीज वापस आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो ये एक तरह से क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। एक्जोथर्मिक चेंज क्या होता है, वैसा रिएक्शन जहां पे आपका हीट बाहर निकलता है उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन या कि ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट की ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिजिकल चेंज के बारे में मैंने बता रखा है। तो लोहे में जंग लगना आपका क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अंडा का पकाना, अंडा पकाना जो है आपका केमिकल चेंज है, बिल्कुल केमिकल चेंज है, ठीक है। अच्छा देखिए, बर्निंग वाला वर्ड जहां कहीं भी आपको देखने को मिलेगा वो आपका हो जाएगा केमिकल चेंज। कुकिंग वर्ड जहां कहीं भी देखने को मिलेगा वो भी आपका हो जाएगा केमिकल चेंज। राइपनिंग वर्ड कहीं भी देखने को मिलेगा, पकने वाला सब, जैसे कोई फल पक गया, सब्जी पक गया, ये सब आपका हो जाएगा केमिकल चेंज, ठीक है। अंडा पकाना केमिकल चेंज, ये हो गया, क्योंकि गर्म करने पर अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है ना उसका रासायनिक रूपांतरण होता है। और आप देख सकते हैं कि अंडा पहले क्या था और जो पकाने के बाद अंडा है वो दोनों का जो है वो बहुत अंतर है, और वापस उसको जो है वो उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसी कारण जो है यहाँ पे इसको केमिकल चेंज में रखा जाएगा। आइस क्यूब पिघलाना, आइस क्यूब है वो पिघल गया, पानी बन गया, पानी से फिर हम लोग आइस क्यूब बना सकते हैं, ये तो फिजिकल चेंज हो गया भाई। केक को बेक करना, तो देखिए पकाने वाला बात आ गया, केमिकल चेंज हो गया। केला सड़ना, केला पक रहा है या फिर सड़ रहा है, ये भी आपका केमिकल चेंज हो गया। पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अवस्था में परिवर्तन, तो बिल्कुल केमिकल चेंज में जो है वो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। गैस का उत्सर्जन, ये भी केमिकल रिएक्शन का इंडिकेटर कहा जा सकता है। केमिकल चेंज बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रंग जो है वो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। मैटर्स जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, उनका कलर जो है वो अलग देखने को मिलेगा, चेंजिंग उसमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों जो है वो आपका केमिकल चेंजेस के इंडिकेटर के रूप में जाने जा सकते हैं। ये वाला तीनों जो है वो आपका सही है, ये सभी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कही गई है।
पानी का बर्फ में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। मानव में श्वसन, श्वसन आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज से जो है वो यहाँ पे नया पदार्थ बनता है। मानव में पाचन, डाइजेशन भी क्या है आपका, एक तरह से केमिकल चेंज है। भोजन जो है वो नए रासायनिक यौगिकों में टूटता है। दूध से दही बनना, ये भी आपका केमिकल चेंज है। पूछा है फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल है अगला, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। शरीर में भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बनना, ये भी रासायनिक है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन, इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, तो ये आपका फिजिकल है। ठीक है, केवल अवस्था में परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक है, तो नहीं वाला पूछा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, मेल्टिंग ऑफ आइस, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास आपको, जितना भी जानकारी आपको दिया गया है वो समझ में आया या नहीं आया है। कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्लास कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में जो प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है सीटेट का, उसमें अपलोड कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो है वीकली टेस्ट वगैरह भी लिया जाता है, आपको जो है वो संपूर्ण सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए चैप्टर के साथ।